नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक चैनल ब्रह्मनाद में आप सभी राष्ट्र प्रेमी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम कहते ही रहते हैं, हमारी ये ब्रह्मनाद चैनल राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार और प्रचार के लिए है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये हमारा अभियान है और इस चैनल के माध्यम से राष्ट्र को जगाना हमारा उद्देश्य है। अतः ये हमारी ब्रह्मनाद चैनल कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है, बल्कि राष्ट्र को समर्पित एक नम्र बौद्धिक प्रयास है। दोस्तों, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करें और भारत को जगाने में हम साथ मिलकर ब्रह्मनाद की आवाज़ को आगे बढ़ाएं। मित्रों, हमें भारत की सांस्कृतिक प्रभुत्वता में पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि हमारे मूल्यनिष्ठ साथी कहीं भी हो, ब्रह्मनाद के साथ रहेंगे और ब्रह्मनाद को सब्सक्राइब ही नहीं, लाइक भी करेंगे और अपने परिवारजनों और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज के विषय पर अगर हम आए तो सबसे पहली बात जो चौंकाने वाली है और जो हमें इस अभियान के संदर्भ में आपसे कहने की है, वो है हमारी राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या की बात। जी हाँ दोस्तों, आप सबको जिसका अनुभव है और सारे भारतवासी इस त्रासदी को भोग रहे हैं, हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। दोस्तों, हमारी सभी संस्थाओं में, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो सांस्कृतिक संस्थाएं हो, चाहे वो प्रशासकीय कचहरियां हो, चाहे उद्योगपति हो, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे कानों को फाड़ देता है। दीमक की तरह करप्शन और भ्रष्टाचार फैल गया है और इससे हमारी संपूर्ण सामाजिक विकास यात्रा को एक बहुत धक्का लगा है, बल्कि बहुत हद तक वो पंगु बन गई है। दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके समय में जब भ्रष्टाचार की बहुत ही टीका होने लगी थी, तब उसने एक वाक्य कहा था। वो उस दिन बहुत वायरल हो चुका था। श्रीमती गांधी ने कहा कि करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमेना। वो तो हर देश में है, भारत में क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन करप्शन से और अपनी जिम्मेदारियों से, नैतिक, सामाजिक और राजकीय जिम्मेदारियों से आंख मूंद लेने का ये काम बहुत ही भारत को नुकसानदेह साबित हुआ है। श्रीमती गांधी का नेतृत्व जब कमज़ोर हो रहा था, तब राज्यों में संयुक्त दल की सरकारें आने लगी थी और संयुक्त दल की सरकारों के कारण जातिवाद, प्रांतवाद और तुष्टीकरण का रास्ता विकसित होने लगा था।
जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। वैसे तो देश आज़ाद हुआ उसी के साथ, बल्कि मनुष्य की कुंठा में लोभ और लालच तो रहता ही है। लेकिन देश का शासन जब कमज़ोर होता है तो ये लोभ और लालच मनुष्य के अंदर ही नहीं रहता, बल्कि समाज में फैल जाता है और वो समाज का शोषण करता है। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता खरीदी जा सकती है। ये विचार एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ता गया, वैसे वैसे सरकारी तंत्र में भी फैलता गया और सरकारी तंत्र इसके कारण कमज़ोर होता गया और जो लोकशाही में वो जनता की सेवा के लिए हैं वो सब वो भूल गए और सरकारी बाबू ही शासक बन गए। हर सरकारी कचहरी में भ्रष्टाचार का बोलबाला कल भी था, आज भी है। राजनीतिक पार्टियां अपने उद्देश्य और विचारों को भूलकर वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होती गई। करप्शन के कारण आम आदमी का और मध्यम वर्ग का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। अंडर टेबल लेन देन का व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है और हम किसका उदाहरण दें। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार ने देखिए, उसके खुद गृह मंत्री जी ने अपने तहत डिपार्टमेंट को बोल दिया था कि मुझे हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही चाहिए। इसका मतलब सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता। दोस्तों, झारखंड में एक महिला आईएएस अधिकारी का तो आपने देखा ही होगा, कितनी करप्शन, करोड़ों रुपए उसके पास से निकले। अभी झारखंड के सीएम साहब पर ईडी ने समन्स भेजा तो वह हाजिर नहीं हुए। देखिए, वो कायदा के रक्षक है, लेकिन उन्होंने कैसा व्यवहार किया। उन्होंने ईडी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप में ताकत है तो आप मुझे यहाँ आकर, झारखंड में आकर पकड़ने की कोशिश करें। ये तो खुला विद्रोह हुआ। लेकिन ये करने की हिम्मत कैसे हुई? ये करने की हिम्मत इसलिए हुई कि वो समझते हैं कि करप्शन के कारण उनके अनुयायी बहुत बढ़ चुके हैं और सबको खाओ और खिलाओ, वही उसकी नीति है। तब तक वो राज सत्ता भोगते रहेंगे। दोस्तों, वैसे ही पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्षेत्र घोटाला हुआ, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला। वैसे ही भू माफिया, खनन माफिया, 2G घोटाले, आदि 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 कितने घोटाले जो हमने देखे, सुने और आज भी जिस पर हमें क्षोभ हो रहा है कि इस देश में ये हो रहा है, जो देश नैतिकता और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए सदियों से जाना जाता है। दोस्तों, सरकारी खरीदी में भी ऐसा ही होता है। हमने देखा कि संरक्षण डिपार्टमेंट में जो खरीदी होती है उसका कमीशन अब जो खरबों में जाता है और पिछली सरकारों में हमने देखा कि ऐसे कई बनाव हमने देखे कि जिसमें करोड़ों की लांच रुश्वत ली गई थी। मनरेगा जहां मजदूरी मिलती है उसमें भी जो देख रेख रखते हैं वो करप्शन करते हैं। किसानों से अनाज की खरीदारी जो की जाती है उसमें भी सब लिप्त होते हैं। अधिकारी भी लिप्त होते हैं, किसान भी लिप्त होते हैं और सरकारी खजाने से पैसे लूटते हैं। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो
दारू के लाइसेंस की बात की थी और नई पॉलिसी लाई थी, फिर उन्होंने वापस ले ली, लेकिन कहते हैं कि उसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ। राजकीय पार्टियां और तो ठीक है, जब अपने उम्मीदवारों को पसंद करती हैं, टिकट देती हैं, तो उससे भी वो पैसा उगाती है। देश की रक्षा के लिए, देश की शिक्षा पद्धति के लिए, देश में सामाजिक बदलाव के लिए जो काम होना चाहिए, उससे लांच रुश्वत से ये काम अवरुद्ध होता है और विकास में जो समय लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, ये करप्शन हमारी सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को अंदर से खोखला कर रहा है। सरपंच से लेकर संसद तक इसकी बोलबाला रहती है और लोग ऐसे ही कहते हैं कि वो त्रस्त हो गए। हाल ही में गुजरात में मोरबी में जो कुछ बना, वो भी एक उसका उदाहरण ही है। जिस करप्शन के द्वारा ठेका दिया गया जिस कंपनी को, उसके बिन अनुभवी काम के लिए जो हादसा हुआ और जो भ्रष्टाचार हुआ काम में भी, उसके कारण 140 से ज़्यादा जिंदगियों को मौत खा गई। तो दोस्तों, ये सब कर्ज चढ़ रहा है राष्ट्र के शासकों पर। करप्शन एक आर्थिक अपराध ही नहीं है, बल्कि नैतिक गुनाह भी है, ये हमें समझना चाहिए। हमारा दुश्मन नंबर 1 करप्शन है। राष्ट्रभक्तों की पहल से इस दुश्मन को मिटाना होगा। ब्रह्मनाथ राष्ट्रीय जागरण अभियान में भ्रष्टाचार नाबूदी का आह्वान करता है और आप सभी राष्ट्र प्रेमी भक्तों को कहता है कि चलो हम साथ आएं, राष्ट्र को जगाएं और करप्शन के भूत को भगाएं। जागो भारत जागो। हम मिलकर भ्रष्टाचार विरुद्ध मुहिम तेज करें। करप्शन भी एक तरह का बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, ये पराली जैसा ही, पराली से भी विकट। इस संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का रुख बिल्कुल उल्टा है। जब से वो आए हैं तब से उसका विरोध बहुत बढ़ता जा रहा है कि ये लोकशाही नहीं है, तानाशाही है, हिटलरशाही है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, ईडी, सीबीआई सब पीछे लगा देते हैं। लेकिन ये मोदी जी का बहुत ही प्रशंसनीय काम है देश के लिए। हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारियों के साथ मोदी जी ने दिल्ली में मीटिंग की। उनमें भी उन्होंने करप्शन और भ्रष्टाचार के किस्सों में संबंधित अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि आप निर्भीक रहे, कोई भी बड़े से बड़ा हो, आप बिल्कुल चिंता मत करें और अपना काम जरूर करें, सख्त काम करें और करप्शन को किसी भी तरह से हमें इस देश में चाहे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और नाबूद करना है, इसका संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा। ईडी और सीबीआई वगैरह सरकारी जो संस्थाएं हैं, बहुत ही त्वरा से ये कार्रवाई कर रही है। अनेकों केस चल रहे हैं, अनेकों अभी भयभीत है कि कब उसको जेल के पीछे धकेला जाएगा। तो ये डर जरूरी है। ब्रह्मनाथ प्रधानमंत्री जी की पहल का हार्दिक स्वागत करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ली है। ये राष्ट्र का सबसे बड़ा काम है। दोस्तों, अब हम जरा अपने पड़ोस में जाए तो वहां भी वही हाल है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन जर्जरित होती जा रही है। हाल ही में
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाज़ी पर उनकी लॉन्ग मार्च, जिसको वो आज़ादी मार्च कहते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और इस दौरान इमरान खान नियाज़ी की हत्या की कोशिश हुई। इमरान खान ने इस साजिश में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आंतरिक बातों के मंत्री और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि आर्मी के सीनियर अफसर भी इसमें शामिल है। उनकी ये बात कहने से पाकिस्तान के हर शहर में, हर गली में तूफान मच गया और पाकिस्तान की आर्मी और सरकार, क्योंकि अभी इमरान खान बहुत ही एक पॉपुलर लीडर है, इसलिए पाकिस्तान की जनता उसको मानती है और विरोध में वो सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान की आम जनता का गुस्सा देखकर आर्मी को भी खुलासा करना पड़ा, लेकिन अभी आर्मी की स्थिति जैसे तुर्की में पहले हुई थी या जो ईरान में अभी हो रही है, उसी तरह की हो गई है। पाकिस्तान की जनता को आर्मी में से भरोसा उठ गया है और इस भरोसा उठ जाने से ही एक खतरनाक परिस्थिति खड़ी हुई है भारत के सामने भी, क्योंकि जब कभी पाकिस्तान की आर्मी कुछ किस्सों में या स्कैंडल में फंस जाती है या पब्लिक का विश्वास उस पर से उठ जाता है, तब वो कुछ ऐसी हरकत भारत के विरुद्ध करते हैं जिससे वो अपनी साख फिर से खड़ी कर सके। तो पाकिस्तान की इस आर्मी की इस मुश्किल स्थिति में हमें बहुत सावचेत रहना चाहिए और कुछ न कुछ वो, अगर ये पाकिस्तान में तूफान समा नहीं तो भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधियां वो कर सकते हैं, षड्यंत्र भी कर सकते हैं। भारत के आंतरिक उनके जो एजेंट लगे हुए हैं वो भी षड्यंत्र कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अंदर बैठे हुए दुश्मन का सीधा टारगेट है हमारे होनहार प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, ब्रह्मनाथ इसीलिए आवाज़ उठाता रहेगा, प्रधानमंत्री का साथ देता रहेगा और भारत की संरक्षण, एकता और अखंडता के लिए काम करता रहेगा। आज तो बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, कोई नई सोच, नए विचार के साथ आपसे बातें करेंगे। फिर से आपको प्रार्थना है कि आप ब्रह्मनाथ को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों चलते चलते वंदे मातरम में हम आज आपको भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीवीसी अधिकारियों की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया है उसी के थोड़े अंश दिखाने जा रहे हैं। आप वो देखिए, सुनिए, समझिए और भारत के लिए एक ताकत बन जाइए। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से भी मैंने कहा है कि बीते 8 वर्षों के श्रम, साधना, कुछ इनिशिएटिव, उसके बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। इस संदेश को समझते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित भारत की तरफ तेजी से जा पाएंगे। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार की और देशवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाली 2 बड़ी वजह रही है। एक, सुविधाओं का अभाव और दूसरा,
सरकार का अनावश्यक दबाव, लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया। एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई, जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। जब देश का गरीब और मध्यम वर्ग अपनी ऊर्जा इन्हीं संसाधनों को जुटाने में लगा देगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। इसलिए हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। अब जैसे राशन को ही लीजिए, बीते 8 वर्षों में हमने पीडीएस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घुसखोरी, काला धन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। साथियों, किसी भी सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना, सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना समाज में भेदभाव भी समाप्त करता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है। देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है।
मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए। लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों।